आप सभी का स्वागत है उमंग पीएससी एकेडमी के इस नया वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं बाल मनोवैज्ञानिक के जितने भी सब टॉपिक हैं उसके क्वेश्चंस, 5 सब टॉपिक्स हैं इसके, साथ ही हॉस्टल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके 40 वन लाइनर क्वेश्चंस। इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आप देखेंगे खेल, योगा और नई शिक्षा नीति इस टाइप से शैक्षणिक योजना करके आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो प्रबल संभावना है कि उसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आने की। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे 40 वन लाइनर में मिल जाएंगे आपको। जैसे कहाँ पे पहली बार लागू हुआ, कब ये पारित हुआ, किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, कौन से नंबर का है, जैसे तीसरे नंबर का है, लागू करने वाला पहला जैसे कर्नाटक है, और भी बहुत सारे जितने भी फैक्ट है सब इसमें कवर किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना रहेगा आपको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करेंगे। हाँ, और बता दें आपको कि ये जो रहेगा बहुत सारे ट्रिक्स के साथ, अगर कोई सिद्धांत आता है उसमें कोई ट्रिक्स है तो उसको ट्रिक्स के साथ कवर किया जाएगा, और साथ ही किसी का व्याख्या करना हो तो उसका व्याख्या भी कर दिया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो वीडियो बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा जो हॉस्टल वार्डन दिलाने वाले हैं और जो रियल कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, देखेंगे टॉपिक आ रहा है आपका बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। टॉपिक है आपका पहला नंबर का क्वेश्चन इसके अंतर्गत बुद्धि लब्धि, जिसे इंटेलिजेंस कोसेंट के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू बोला जाता है। आईक्यू का मतलब देखे होंगे, इसका आईक्यू तेज है, इसका आईक्यू कमज़ोर है, ऐसा करके उसके बुद्धि का एक प्रकार से रेटिंग किया जाता है कि ये इंटेलिजेंट पर्सन है, ये डल पर्सन है, ये इडियट पर्सन है, ऐसा करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा किसके द्वारा मापा जाता है, वर्बल टेस्ट के द्वारा, परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा, आईक्यू टेस्ट के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या रहेगा आपका, आईक्यू टेस्ट के द्वारा ये नापा जाता है। और सबसे पहले मापने के लिए एक फॉर्मूला दिया था किसने, विलियम ईस्टन ने। किसने दिया था, विलियम ईस्टन। इसको ट्रिक से समझेंगे, जो आईक्यू का जो टेबल बनता है ना, वो टेबल को भी ट्रिक से देखने वाले हैं हम लोग कि जो 140 प्लस आईक्यू वाले हैं वो जीनियस है, और 0 से 25 वाले इडियट है उसका भी ट्रिक से देखने वाले हैं सारे टेबल को। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। विलियम ईस्टन ने जो आईक्यू का सूत्र दिया वो क्या है, आईक्यू इज इक्वल्स टू मानसिक आयु। ये तो पढ़े होंगे ज़्यादातर लोग, जल्दी ही कर देते हैं। और वास्तविक आयु के बीच का क्या रहता है, रेशियो रहता है, इनटू में क्या रहेगा 100। ठीक है, उसके बाद एक स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण होता है टर्मैन के द्वारा। ठीक है, और उसमें आईक्यू का एक टेबल बनाया गया जिसको अभी याद करेंगे। दूसरा क्या चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो टेबल के बारे में, कौन सा टेबल है ये, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने किया भैया ये, तो टर्मैन ने किया। किसने किया, टर्मैन। ठीक है, आवाज़ थोड़ा कम लग रहा होगा, थोड़ा इसको ऑपरेट कीजिएगा, तबीयत थोड़ा अप डाउन चल रहा है अभी। ठीक है जी, आईक्यू टेबल इनका देख लेंगे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो टर्मैन का हुआ है, इसको याद करने के लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा आईआईएम में बस वेरी जीनियस लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ट्रिक, इसी टर्मैन बिने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में आईआईएम में बस कौन लोग पढ़ते हैं, बस ये हो जाएगा बस वेरी जीनियस लोग पढ़ते हैं। वैसे भी आईआईएम में वाकई में बहुत जीनियस लोग जाते हैं, जो आईआईटी भी किए रहेंगे। इंडिया के सबसे जो टॉप का वो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आईआईटी किए हुए भी अच्छा खासा मेहनत करके यहाँ पे जा पाते हैं आपके आईआईएम में। ठीक है जी, तो हमारा ट्रिक से नाम देख लेंगे। दूसरा कलर कर लूँ, ये आई से क्या हो जाएगा आपके इडियट्स लोग का क्या रहेगा,
जो IQ लेवल कितना रहेगा, 0 से 25 रहेगा। अलग अलग बुक में थोड़ा सा इधर उधर कर दे, 0 से 24 लिख दे, है ना, या फिर जो इडियट है उसका नाम कुछ और लिख दे। जैसे आप देखेंगे मोरॉन करके एक रहता है ना, इसको फीबल बुद्धि भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसा नाम में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, लगभग सबका सेम रहेगा ये, ठीक। दूसरा आई से क्या हो जाएगा, एम्बिसिल्स, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, एम्बिसिल्स, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार, मूढ़ बुद्धि बोले जाता है, मूढ़ बुद्धि का है ये, महामूर्ख हो जाएगा, ठीक है। और मूढ़ बुद्धि वाले का कितना रहेगा, 25 से 50, पूरा क्रम से रहेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं इधर उधर से फेंकाया हुआ नहीं रहेगा। एक मोरॉन, ठीक है। इसी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, फीबल माइंड का, ये फीबल माइंड, या फिर इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। और इनका जो IQ लेवल कितना रहेगा, 50 से 75 है, तब इनको बोला जाता है ये फीबल माइंडेड है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर लाइन वाले, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है डल बुद्धि का है ये, ठीक है। कितना रहेगा इसका, 75 से 90। देख रहे हैं आप लोग, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 90, ऐसा सीक्वेंस से चल रहे हैं हम लोग। हो सकता है बुक में टेबल ये नीचे से ऊपर दिया हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 90 से 110 क्या रहेगा आपका, एवरेज बुद्धि, सामान्य बुद्धि वाले, एवरेज बुद्धि वाले कितने तक रहेगा आपका, 90 से लेकर 110, ठीक है। 110 से 120 सुपीरियर रहेंगे, एस फॉर क्या हो जाएगा, सुपीरियर कितना रहेगा इनका भैया, सुपीरियर वाले को 110 से 120, ठीक। उसके बाद आपके वेरी सुपीरियर हो जाएगा, वेरी से वेरी, और ये सुपीरियर, वेरी सुपीरियर वालों का कितना रहता है IQ लेवल, 120 से 140 रहेगा। और उसके बाद जो जीनियस पर्सन है या गॉड गिफ्टेड माइंड है जिनका बोला जाएगा, उनका क्या रहेगा आपका, 140 प्लस रहेगा, ये हो जाएगा आपका जीनियस लोग का कितना रहता है, 140 से भी ज़्यादा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े, बुद्धि लब्धि देख लेते हैं, बता दिया इसका जो IQ लेवल, जिसको हिंदी में बुद्धि लब्धि बोलते हैं, इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं। सबसे पहले कौन सा मनोवैज्ञानिक है, विलियम टन, ठीक है, पीछे देखे हैं बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था जो। उसके बाद एक भैया आएंगे टर्मैन करके, ठीक है, टर्मैन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये करेंगे और क्या बनाएंगे, एक तालिका या टेबल बनाएंगे, वो टेबल ये है आपका 140 वाला गिफ्टेड हो गया, 140 सी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे पढ़ा दिया इसको। आगे देखेंगे, बुद्धि का अर्थ किससे है, स्मृति से, तार्किक विचार से, कल्पना से या भाषा से। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये आपका सही आंसर क्या रहेगा, तार्किक विचार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए, इजी था क्वेश्चन, आगे और आएगा थोड़ा सा हार्ड लेवल का, तो चैनल पर बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा भाई, और वो भी ट्रिक और टेक्निक के द्वारा इसको याद कर लेंगे। तरल और क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है की अवधारणा किसने दिया, ठीक है। तरल और क्रिस्टलाइज बुद्धि की अवधारणा किसने दिया, देखो यहाँ पे अपन बनाए हुए हैं एक क्या, केटल, ये इलेक्ट्रिक केटल है ना, केतली रहता है चाय वाय जिसमें रखते हैं, वैसे एक इलेक्ट्रिक केटल है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है, ठीक है। देखो ये ब्लू कलर का वाटर दिख रहा है आपको, तरल भरा हुआ है, तो यही से याद हो जाएगा तरल और क्रिस्टलाइज बुद्धि किसने दिया, तो आपके केटल भाई साहब ने दिया है, रेमंड केटल भाई साहब ने दिया हुआ है, ठीक है जी। तो तरल बुद्धि क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। नई जानकारी को सीखने वाला जो बुद्धि का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तरल बुद्धि रहेगा। और जो सीखी गई बुद्धि है, ये सीखी गई जानकारी उसका उपयोग करने वाला बुद्धि है, उसको क्रिस्टलाइज बुद्धि बोला जाता है। तरल में क्या हो जाएगा, जो न्यू जानकारी को सीखने वाला जो माइंड है वो हो जाएगा। और ये क्रिस्टलाइज बुद्धि क्या रहेगा, अनुभव वाला, जिसको बताया कि जो सीख गए है जानकारी उसका यूज़ करने वाला बुद्धि कौन सा रहता है, क्रिस्टलाइज बुद्धि रहता है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, केटल भाई साहब ने, ठीक है। ट्रिक से याद कर लिए है ये केतली वाले से। आगे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन और पढ़ना है तो जो बता रहा हूँ वो सब इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है मैं अलग से स्लाइड एड कर दिया हूँ,
आप देखने को मिल जाएगा आपको पीछे जैसे देखे। आगे देखेंगे, कौन सा सिद्धांत ग और एस कारक के रूप में बुद्धि की दोहरी संरचना का समर्थन करता है। ठीक है, ग यहाँ पे जी फैक्टर हो गया, जी फैक्टर और आपके एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा। ये जी मतलब क्या हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एस फॉर स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँ जी और एस को, तो गैस टाइप से लग रहा है आपके, लग रहा है ना भाई। इस दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या लग रहा है, गैस टाइप से साउंड हो रहा है। न्यूमोनिक टेक्निक बोलेंगे इसको याद करने का। ठीक है, तो गैस है वो कहाँ से निकलता है, कोई गांव वाले रहेगा तो स्पीयर मारते हैं गांव में। ठीक है, स्प्रेयर को गांव में क्या बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं, है ना। उस स्पीयर में क्या छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं। तो स्पीयर, यहाँ से स्पीयर, इस शब्द को पकड़ लेंगे, स्पीयर से क्या छोड़ा जाता है, गैस। खातू कचरा जो डालते रहते हैं, जिसमें खातू कचरा नहीं बोलूँगा, जिसमें केमिकल का छिड़काव करेंगे कीटनाशक का, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे किसान भाई सब छिड़कते हुए। तो यहाँ से याद हो जाएगा जी फैक्टर और एस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये स्पीयर मैन भाई साहब है, उसने दिया। ठीक है, और दूसरे इसको क्या बोल देंगे, द्विकारक सिद्धांत भी बोल देंगे, डबल फैक्टर या डबल इंटेलिजेंस का। ठीक है, डबल या टू फैक्टर बोल देंगे, टू फैक्टर थ्योरी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को, आपके द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, और इसी को मिला के ये त्रिकारक सिद्धांत भी देंगे। जी और एस को मिला देंगे तो एक और बुद्धि बना देंगे भैया, जी एस बुद्धि है, जिसको क्या बोलेंगे, ये थ्री फैक्टर थ्योरी बोल देंगे यार फिर। ठीक है, तो ऐसा दोनों सिद्धांत है, किसका रहेगा, ये आप हमारे स्पेयरमैन भाई साहब का रहेगा। इस किसान से उसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, ये मैं लिख दिया हूँ पूरा, जी कारक वाला क्या है, एस कारक वाला क्या है, पीछे जो बताया उसका पूरा डिटेल ये है। ठीक है जी, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बहुबुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा का समर्थन करता है, थर्स्टन, स्पीयरमन, गार्डनर या बिनेट। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तिगड़म लगा के याद कर लेंगे। तिगड़म मैं जो बोलता हूँ वो जो न्यूमोनिक टेक्निक है उसी को तिगड़म बोल देते हैं देसी भाषा में अपन। ठीक है, तो इंटेलिजेंसेस जो है ना, इसको क्या कर लेंगे, इंटेलिजेंट आदमी है। ठीक है, वो मल्टीपल पौधा लगाएगा, इंटेलिजेंट आदमी है वो मल्टीपल पौधा लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा मल्टीपल पौधा, तो गार्डन में लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा, गार्डन में। यहाँ से आंसर हो जाएगा गार्डनर भाई साहब। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, गार्डनर भाई साहब ने प्रस्तुत किया। बुद्धि के कितने प्रकार ये बताते हैं, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। ठीक है, इस भाई साहब के बारे में देख लेते हैं, 8 प्रकार के बुद्धि ये बताएंगे। कहीं कहीं पे 9 प्रकार की बुद्धि भी दे दिया रहता है, लेकिन ज़्यादातर बुक में तो 8 प्रकार में देखा हुआ हूँ। ठीक है, किसी का कमेंट आया था 9 प्रकार है क्या करके, एक और वीडियो बनाया था। तो 8 ही प्रकार मेन है, 9 प्रकार पता नहीं कहाँ है, इन लोग एक्स्ट्रा जोड़ के बनाते हैं। ठीक, उसको याद कर लेंगे। 8 प्रकार की जो बुद्धि है मल्टीपल इंटेलिजेंस अभी इस चित्र से। ठीक है, देखेंगे आपका एक इंटेलिजेंस रहेगा विजुअल, जो पिक्चर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दूसरा इंटेलिजेंस रहेगा, यहाँ पे ब्लैक कलर में करूँ कि रेड में करूँ, ब्लैक ही करें ये। ठीक है, आपके जो पिक्चर फॉर्मेट में हो गया या फिर आपके वर्ड फॉर्मेट में हो गया, ये आजू बाजू वाले से याद करेंगे आप, तो या तो वो विजुअल फॉर्मेट में होगा या लिंग्विस्टिक फॉर्मेट में होगा। ठीक है, भाषाई फॉर्मेट में होगा या कोई देखने वाले विजुअल फॉर्मेट में होगा। दो ठो कोई इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे म्यूज़िक और लॉजिक, 2 नाम फिर याद करेंगे, कौन कौन से, म्यूज़िक और लॉजिक। आजू बाजू वाले से याद कर लेंगे म्यूज़िक और लॉजिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यूज़िकल और ये मैथमेटिकल। लॉजिक कहाँ लगता है, मैथ्स में लगता है ना भाई, तो ये म्यूज़िकल और लॉजिकल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये देख लेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, जो प्यूपल स्मार्ट या सेल्फ स्मार्ट, इन दोनों का हो जाएगा। 6 नाम याद कर लिए हम लोग। क्या क्या याद किए, विजुअल या फिर लिंग्विस्टिक फॉर्मेट में रहेगा, पिक्चर या वर्ड फॉर्मेट में, म्यूज़िक और लॉजिक, और इसके बाद इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, 6 नाम हो गए। उसके बाद आपका ये नेचर वाला देख सकते हैं, नेचर,
नेचुरलिस्टिक रहेगा, और एक बॉडी स्मार्ट जिसको काइनेस्थेटिक बोला जाएगा। तो ये टोटल 8 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, सब में ट्रिक लगाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेंगे। तो ऐसा 8 प्रकार का हो गया, कुछ बुक में 9 प्रकार के बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी। किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो क्या क्या चीज़ उस पर उसको प्रभावित करेगा। तो एक रहेगा जेनेटिक्स, माँ बाप का पर्सनालिटी बढ़िया है देखना जनरली, जिसके माँ बाप टैलेंटेड रहेंगे बच्चे भी उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलता है। ठीक है, आनुवांशिकता बहुत बड़ा कारक रहेगा। दूसरा रहेगा वातावरण, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है वो उसको प्रभावित करेगा। जैसे बच्चा किसी शैतान बच्चे लोग के साथ रह रहा है तो उसी टाइप से विचार आएगा उसके में। और अगर बच्चा थोड़े से अच्छे इंटेलिजेंट या क्रिएटिव बच्चे के साथ रह रहा है तो उसको वैसा ही वो भी सीखेगा, है ना। तो इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा चीज़ रहेगा शिक्षा का। भाई आप कहीं भी ग्रामीण इलाके के बच्चे को उठा दो और उनका जो एजुकेशन लेवल है, जो हाई लेवल के जो स्कूल है वहाँ पे डाल देंगे तो उसका लेवल अपने गांव के लेवल वाले बच्चों से बहुत अलग ही हो जाएगा। तो शिक्षा भी क्या करेगा, उसके पर्सनालिटी को इन्हेंस कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है भाई, तो तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। क्वेश्चन इजी लगेंगे भाई आपको, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देने से उसके सारे पहलू को हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो शारीरिक गुण, सामाजिक अनुभव, भावनात्मक स्थिरता, उपरोक्त सभी क्या होना चाहिए, आप लोग देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया जा रहा है भाई, लास्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट इसी का आया था कि थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, हम लोग भी थोड़ा दिमाग लगा ले। तो सही बात भी बोल रहे थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देख लेने से भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बन जाते बिना पढ़े। जहाँ पे ज़रूरत हो ट्रिक और टेक्निक की मैं तो बता दूंगा, सिद्धांत वाली चीज़ है ना, याद करा दूंगा। बहुत सारे जगह ऐसे रहते बिना पढ़े भी उसका थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, IQ लगाएंगे तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांत दिया था। ठीक है, बिग 5 सिद्धांत, ये 2 पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, ये कोस्टा 1 है। ठीक है, यहाँ के कोस्टा लोग अपने ऊपर मत ले लेना भाई, कोस्टा ये फॉरेनर कोस्टा है। ठीक है, कोस्टा 1 और ये कोस्टा 2, 2 जन कोस्टा लोग फाइट हो रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा कोस्टा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये कोस्टा 1 बोल रहा है कि मैं बड़ा कोस्टा हूँ, ये बोल रहा है कि मैं बड़ा कोस्टा हूँ। आई एम बिग कोस्टा, ये बोल रहा है आई एम बिग कोस्टा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैं से हो जाएगा मैक रखे, बिग मैं बड़ा। ठीक है, उसके बाद कोस्टा, कोस्टा से ये 3 नाम ऐसे आपको याद हो जाएंगे, मैं बड़ा कोस्टा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के बिग 5 का सिद्धांत किसने दिया, मैक रखे और कोस्टा भाई साहब ने दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बिग 5 को याद करेंगे हम लोग और उसका ट्रिक लगा लेंगे। क्या रहेगा, ओशियन। वैसे भी जो ओशियन रहेगा बहुत ही बड़ा रहता है, बिग ही रहेगा वो। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी के बिग 5 है उसको याद करेंगे, 5 बिग जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है उसको याद करेंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा हमारा ट्रिक इसके लिए, ओशियन। क्या हो जाएगा, ओशियन, ओशियन। ठीक है, समुद्र को बोला जाता है ओशियन। तो ओपननेस एक रहेगा, अभी विजुअल फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा इसको, अगर यहाँ पे अक्षर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा पीछे मैं आगे मैं दिखा दूंगा कैसे लिखा जाता है और कैसे थोड़ा सा विजुअलाइज फॉर्मेट में दिखा दूंगा। ओपननेस, ओपननेस। ठीक है, ये क्या है, आपके 5 जो पर्सनालिटी के वो है गुण हैं वो सब बता दे रहा हूँ। ओपननेस रहता है, किसी में खुलापन रहता है। और एक रहेगा कॉन्सेंटियसनेस और एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, है ना, किसी के बात में सहमत हो जाना, एग्रीएबलनेस। और उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूरोसिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ से सब नाम देख लेंगे भाई, ओ से हो गया। सी से देख लेते हैं, कौन टीएस, पीछे आगे दिखाऊंगा भाई, इस चीज़ को चिंता ना करें।
ई से क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा वर्जन। और भी ऐसे ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखते हैं चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरा वीडियो तलाश करते रहेंगे। सब सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब करने में काहे पीछे हट जाते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को। बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट मिलेगा आपको हॉस्टल वार्डन के लिए और आगे जो भी भर्ती होने वाला है उसके लिए। ए से क्या हो जाएगा आपका एग्रीएबलनेस, किसी से क्या हो जाना, एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, एग्रीएबलनेस। ठीक है। एन से क्या हो जाएगा भैया, ये देख लेते हैं, न्यूरोटिज्म। ठीक है, ये हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देख लेंगे विजुअल फॉर्मेट में। ठीक, ये जो जितना भी बताया हूँ ओपननेस और ये क्या बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और ये न्यूरोसिज्म, सबके बारे में मैं इधर डिटेल लिख दिया हूँ। उच्च व्यक्ति जिसका जो नए अनुभव के प्रति व्यक्ति की ग्रहणशीलता रहती, ओपन माइंडेड रहेगा तो कोई आदमी कुछ बोलेगा तो उसको एक्सेप्ट करता है भाई, वो ओपन माइंडेड वाला पर्सनालिटी वाला रहेगा। तो इसके उच्च स्कोर वाले हैं, जो ज़्यादा ओपन माइंडेड है उस आदमी में रचनात्मकता, जिज्ञासु और नए विचार के प्रति खुलापन होता है उसमें। ठीक है। और कॉन्शियसनेस में क्या रहेगा, अनुशासन, संगठन और लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को दर्शाता है। इसका हिंदी नाम भी लिख दिया हूँ। और इसके जो हाई स्कोर वाले हैं वो जिम्मेदार, सावधान और व्यवस्थित होते हैं। ऐसा सबका एक एक रीडिंग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ये आपके विजुअल फॉर्मेट में ओपननेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमारे एक भाई साहब के द्वारा। ठीक है। और इसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्जन फुल मस्ती मजाक में। और ये एग्रीएबलनेस, किसी से सहमत हो गया है, चल रहा भाई गोली खाबो, वो भी बोल रहा है चलो भाई। ठीक है। और ये थोड़ा सा उदासी वाला एक पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हो जाएगा आपके। कौन से भाई साहब के बिग 5 बोला हूँ, कोस्टा और मैक्रके, ट्रिक से बताया हूँ, याद कर लेंगे। ठीक है। कौन सी अवधारणा व्यक्तित्व को विशिष्टता और स्थिरता के रूप में देखती है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, कैटल का कारक विश्लेषण, एडलर का सामाजिक रुचि और जुग का अभिप्रेरक सिद्धांत। ठीक है। तो कौन सा है विशिष्टता और स्थिरता, दिमाग लगाएंगे आप लोग भाई। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर क्या हो जाएगा, केटल का कारक विश्लेषण सिद्धांत। ठीक है। केटल के बारे में एक और पढ़े थे, उसी सिद्धांत का ये क्या है, उसी सिद्धांत के आगे का ही ये पार्ट रहेगा भैया। जी और एस कारक फैक्टर वाला देख रहे थे, ट्रिपल फैक्टर वाला भी देख रहे थे, उसी में से एक ये रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व की मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किसने दी, जो पीएससी मेंस पढ़ते होंगे उनको पता है। मनोविश्लेषणात्मक वाला आता है तो सिगमंड फ्रायड भाई साहब का नाम आता है। ठीक है। इसने बताया था आपके जो अवचेतन मन है उसके बारे में, और जो मना स्थिति रहता है, 3 स्थिति के रूप में इसने बांटा हुआ है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है। ईड, ईगो और सुपर ईगो जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उसके सिलेबस में है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किसने दी, सिगमंड फ्रायड। ठीक है। ये ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में देख लेंगे भाई। ईड क्या है, आनंद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ईगो क्या रहेगा, वास्तविक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सुपर ईगो क्या रहेगा, एक व्यक्तित्व का नैतिक और आदर्शवादी हिस्सा होता है। ठीक है। देख लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे या वीडियो रिपीट करके पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा और बाल मनोविज्ञान 10 क्वेश्चन था उसके अंतर्गत। ठीक है। जो आईक्यू वाले जो भी क्वेश्चन था पर्सनालिटी के बारे में। अब शिक्षा और मनोविज्ञान ये भी आपके उसी सिलेबस में, बाल मनोविज्ञान के सब टॉपिक में देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य क्या रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, बच्चों के शिक्षा संबंधी समस्याओं को समाधान, बालकों के विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझना, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करना। 4 ऑप्शन है आपके पास, 11 नंबर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही पकड़े, बालकों के विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझना। आगे देखेंगे, सीमांत मानसिकता के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है। आपको बताना है मार्जिनल मेंटालिटी के बारे में कौन सा सही है। मार्जिनल मेंटालिटी क्या रहेगा, बच्चों के विकास प्रक्रिया
में एक प्रकार से जो बाधक तत्व है उसको शो करेगा ये। ठीक है, 12 नंबर का सही आंसर देख लो। एक बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निभाएगा ये। ठीक है, केवल शैक्षणिक असफलताओं का परिणाम होता है, केवल बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित होता है। यह एक विकासात्मक मानसिकता है जो बच्चों में स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, चारों में बेस्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन रहेगा आपका आंसर नंबर ए, 12 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़े, बाल मनोविज्ञान में जो मार्जिनल मेंटालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा ये नोट्स है। आत्मसंवेदी की कमी, सामाजिक अलगाव, असामान्य व्यवहार, सीमित शिक्षा, विकास के अवसर, ये सब दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा रीड ले लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वीडियो बनाते हैं भाई हम 1-1 घंटे, बच्चे उसको देख रहे 10 मिनट का। ठीक है, ऐसा रहता है कि भाई बनाए कि ना बनाए, ऐसा दिमाग में आ जाता है। ठीक, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना रहेगा भाई, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा इसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर इधर उधर घूमते फिरोगे, किसी का वीडियो देखोगे, किसी और का जाकर देखोगे, पूरा टाइम पास करोगे, तो इसमें पूरा 40 वन लाइनर भी मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, इधर उधर और भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बच्चों के शिक्षा में प्रेरणा के महत्व को समझाता है? 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो व्यवहारवाद, सामाजिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और मानवतावादी सिद्धांत। सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, इसी में एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है मानवतावादी में, मैस्लो का। ठीक है, मैस्लो का थ्योरी ऑफ नीड, ये आपके अगेन सोशियोलॉजी में फिर से पढ़े होंगे, सोशियोलॉजी नहीं, ये आपके वहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग, पीएससी मेंस में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पढ़ेंगे मैस्लो का थ्योरी ऑफ नीड। ठीक है, वो इसी का एक सिद्धांत रहेगा। थ्योरी ऑफ नीड क्या रहेगा भैया, जब तक मतलब अपना विकास करना है तो नीचे लेवल के जो पर्सन है उसके नीड को आपको समझना पड़ेगा। जब तक उसके नीड पूरे फुलफिल नहीं होंगे तब तक वो मन से काम नहीं करेगा, है ना। तो ये आपके मेंस का भी टॉपिक है, जो मेंस पढ़े होंगे बच्चे उनको और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा तरीका बच्चों के व्यवहार को बदलने के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है? सजा देना, सकारात्मक प्रोत्साहन, निषेधात्मक नियम बनाना, सामाजिक अलगाव। क्या हो सकता है चारों ऑप्शन में? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रोत्साहन देना, अलग ही ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बच्चों के व्यवहार को बदलने का अधिक प्रभावी सकारात्मक प्रोत्साहन। नीचे देख लेंगे आप लोग, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, बच्चों के व्यवहार को बदलने के प्रभावी माना जाएगा। बाल मनोविज्ञान में स्वतंत्रता का महत्व किस विकासात्मक अवस्था में सबसे अधिक होता है? प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और किशोरावस्था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? किशोरावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखेंगे भाई कौन से एज में कौन सा उसको पुकारा जाएगा और क्या क्या चीज़ उस पर एक प्रकार से डोमिनेंट रहता है, उस स्थिति में उसको देखेंगे। जैसे 2 साल तक का बच्चा है उसको नवजात बोलेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं नवजात कौन हो जाएंगे। 2 साल तक के बच्चा है वो, 2 ईयर तक के। और इसमें मेनली क्या चीज़ हो जाएगा, शारीरिक विकास करता है बच्चा इस समय, और भावनात्मक विकास होता है इस समय ही। तो अपने मम्मी पापा इसी में ही कुछ ज़्यादा ही लगाव उस बच्चे में आ जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास होगा, बच्चा देखना बहुत जल्दी बढ़ जाता है 2 साल वाले में। 2 साल के अंतर्गत शारीरिक बदलाव आएगा, है ना, या शारीरिक विकास होता है बच्चे में, दांत वो सब उग जाएंगे, बोलना वलना शुरू कर देते हैं 2 साल में। ठीक है, और उसके बाद भावनात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होगा बच्चे में। उसके बाद का स्टेज रहता है प्रारंभिक बचपन। ठीक है, और उसके बाद मध्य बचपन देखेंगे, 2 से 6 साल प्रारंभिक बचपन रहेगा इसका। प्रारंभिक बचपन कितने साल का रहेगा? 2 से 6 साल का, 6 ईयर्स। ठीक है, वीडियो छोड़े नहीं भाई, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा आपको। कुछ लोग पढ़ लिए रहते तो पूरा छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ आपके रिवाइज हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आएगा मध्य बचपन। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था। और उसके बाद क्या आएगा आपके जो
जो एडल्ट एज वाला रहेगा, प्रारंभिक अवस्था रहेगा एडल्ट एज का, ठीक है। तो एडल्ट्री में जो प्राइमरी अवस्था रहेगा, प्राइमरी एडल्टनेस वाला जो प्राइमरी अवस्था रहेगा वो सब हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे एज क्या रहेगा भैया आपके 2 से 6 साल हो गया, ये 6 से 12 साल का रहेगा, ये 12 से 18 साल का रहेगा, ये 18 से 40 साल वाला रहेगा। प्रारंभिक बचपन में क्या रहेगा, भाषा क्षमता का विकास होता है, भाषा क्षमता बच्चों में बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इसी कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया है, कक्षा 1 से 5 तक जो भी बच्चे उसको स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। भाई अचानक से बच्चे को उस माहौल से उठ के आ रहा है, बच्चा हल्बी गोंडी पढ़ रहा है ना, उसको आप आके इधर हिंदी इंग्लिश पढ़ा दे रहे हो तो बच्चा सीखने में उसको आसानी नहीं होगा। इसी कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कक्षा 5वीं तक का क्या करना है आपको, उसके स्थानीय भाषा में, उसके लैंग्वेज में शिक्षा देना है आपको, क्योंकि इस समय भाषा क्षमता का विकास बहुत तेज़ी से वो करता है, ठीक है। और उसके बाद स्वायत्तता भी इसमें होता है, स्वायत्तता का भी विकास होगा और यही से सामाजिक पहचान भी बनाना शुरू करेगा वो। सामाजिक पहचान मतलब अपने छोटे एज वाला बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं बड़ा कुछ कार्यक्रम करा दिए पहचान बन गया, वो अलग ही एज में रहेगा। मध्य बचपन वाला देखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे जो संवेदन है उसके संवेदनशील हो जाता है एक प्रकार से बच्चा, और कार्यकुशलता के बारे में थोड़ा सीखता है, संवेदना का विकास मेनली होता है और कार्यकुशलता वाला जो एज रहेगा इसी में रहेगा। फिर किशोरावस्था में देखेंगे आपके क्या हो जाएगा, शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन कैसा रहेगा भाई, यौवन अवस्था में वो प्रवेश करेगा, है ना, मेल हो फीमेल हो, फीमेल में तो जो और जल्दी एज में शुरू हो जाएगा, है ना। शारीरिक चेंजेस आएगा, कौन सा, यौवन में क्या हो जाएगा, बदलाव होगा, ठीक है। और आत्म स्वीकृति वाला चीज़ रहेगा। और अभी देखें स्वतंत्रता के महत्व वाला हो जाएगा आत्म स्वीकृति। उसके बाद आपके जो 18 से 40 वाला एज रहेगा ये उसका प्रोफेशनल बिल्डअप वाला रहेगा, जो प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा वो क्या करेगा, विकास करेगा प्रोफेशनल लाइफ का, और अपना ये व्यक्तिगत पहचान बनाने की कोशिश करेगा। व्यक्तिगत पहचान ये है यहाँ पे व्यक्तिगत पहचान वाला, इधर सामाजिक पहचान ही अलग रहेगा। व्यक्तिगत पहचान में क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसा काम करेगा ताकि समाज में लोग उनको जाने भाई, ठीक है। आगे देखेंगे ये कौन सी अवस्था में क्या होता है, लिख दिया हूँ पूरा, पीछे जो समझाया हूँ बताऊँगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चों के सामाजिक विकास को किस सिद्धांत के माध्यम से समझा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 4 ऑप्शन, समय दे रहा हूँ भाई आपको, क्या हो जाएगा, वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लेंगे इधर व्याख्या, वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चों के सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक बातचीत और सांस्कृतिक संदर्भ बच्चों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आगे देखेंगे, हाँ ये इनके जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं कौन कौन से प्रमुख तत्व है देख लेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, ZPD, और ये आपका मूल्यांकन और परामर्श, रोल ऑफ लैंग्वेज, ये सारे आप उसके तत्व हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो को देख लीजिएगा, यहीं से पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखेंगे किस प्रकार के शिक्षण विधि में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक लाभ मिलता है। निर्देशात्मक शिक्षण है, सक्रिय शिक्षण हो गया, निराकार शिक्षा हो गया, और पेडागोजिकल शिक्षण हो गया। निर्देशात्मक क्या रहेगा भाई, कि कमांड दे रहा है कोई कि तुम ऐसा करो, उसमें जो बच्चा रहेगा वो उसमें संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा क्या, तो कमांड दे रहा है उसमें थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा उसका एक्टिव लर्निंग कराना पड़ेगा बच्चे को, सक्रिय शिक्षण कराना पड़ेगा, एक्टिव लर्निंग देखना। इसी कारण प्राइमरी मिडिल स्कूल में जो वो रहते हैं टीचर रहते हैं उनका अलग से ट्रेनिंग होता है, तो उसमें खास इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि एक्टिव लर्निंग कैसे किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी बहुत सारे थीम लाया जा रहा है, जैसे जादुई पिटारा हो गया, आपके खेल खेल में शिक्षा वाला चीज़ लाया जा रहा है ना। तो एक प्रकार से एक्टिव लर्निंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है
है ना, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बाल मनोविज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है भाई? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बच्चों की भावनाओं को नियंत्रित करना, बच्चों की भावनाओं को समझना और उसका प्रबंधन करना, बच्चों की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना, बच्चों के सामाजिक कौशल को सुधारना। ठीक है, 18 में सही आंसर बताना है आपको। सही है, बच्चों के भावनाओं को समझना और उनका प्रबंधन करना। कौन सा मनोवैज्ञानिक अवधारणा बच्चों के आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है? आत्मनियंत्रण, आत्मप्रभाविकता, आत्मनिर्भरता या आत्मस्वीकृति? क्या हो जाएगा? सेल्फ एफिशिएंसी, आत्मप्रभाविकता, 19 नंबर का सही आंसर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ये ज़्यादा सही पैटर्न रहेगा आपको सवाल हल करने का। बहुत सारा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मनोवृत्ति किस प्रकार के शिक्षण विधि को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण को। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, अब क्या हो जाएगा, आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। समावेशी शिक्षा सब टॉपिक है बाल मनोविज्ञान की, इसके 10 क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है, उसके बाद अगले सब टॉपिक का 10 क्वेश्चन आएगा, हॉस्टल प्रबंधन का 10 क्वेश्चन भी आएगा और आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 40 वन लाइनर भी आएगा। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा। भाई समावेशी का मतलब ही समझ लेते पहले। समावेशी का मतलब सभी तक होता है। ठीक है, एक समावेशी विकास भी आता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब। समावेशी विकास का मतलब गरीब का विकास, अमीर का विकास, जितने भी जो सिटी में रहे चाहे ग्रामीण एरिया में रहे, सभी तक जो विकास है वो समावेशी विकास होता है। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या हो जाएगा, गरीब तक भी शिक्षा पहुंचाना, जो अमीर है वहाँ तक भी पहुंचाना, मिडिल क्लास है वहाँ तक भी पहुंचाना। ठीक है, कोई दिव्यांग है, ठीक है, या स्पेशल एबिलिटी वाले हैं उन तक भी पहुंचाना, जो सामान्य है शरीर जिनका उन तक भी पहुंचाना, मतलब सभी तक शिक्षा को पहुंचाना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है भाई। ठीक है, इस शब्द को समझ लेते हैं तो इस टॉपिक का ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें दुनिया भर का सिद्धांत आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, विशेष शिक्षा का प्रावधान। सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ अध्ययन ये हो सकता है। केवल सामान्य बच्चों को की शिक्षा, केवल विशेष बच्चों की शिक्षा ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं बताया हूँ कि सभी तक शिक्षा होना, गरीब हो अमीर हो, सामान्य हो दिव्यांग हो या कैसा भी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 21 का सही है। आगे देखें, समावेशी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? छात्रों की संख्या, ठीक है, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की जटिलता, स्कूल की अवस्थिति। तो क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या कम रहे ज़्यादा रहे भाई, ये समावेशी शिक्षा में ठीक है एक घटक है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षकों का प्रशिक्षण ये हो सकता है भाई, शिक्षक प्रशिक्षित रहेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपने बात है, मतलब अपने स्टूडेंट तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपनी बात को पहुंचा पाएगा। ठीक है, सभी वर्ग तक। ठीक, विशेष जो एबिलिटी वाले हैं वहाँ तक भी वो अपनी जो शिक्षा दे रहा है उसको समझा पाएगा, है ना। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पाठ्यक्रम की जटिलता नहीं रहेगा, जटिल बना देंगे समावेशी शिक्षा कैसे, बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे। दूरस्थ इलाके का आया है उसको पढ़ा दोगे, शुरू में ये अवकलन समाकलन पढ़ा दोगे, हैं कहाँ बच्चा पढ़ेगा, चुपचाप छोड़ देगा, चुपचाप वो अवकलन समाकलन की उपयोगिता अधिक है करके आप डाल देंगे सिलेबस में। तो स्कूल की अवस्थिति, ठीक है, ये प्रभावित नहीं करेगा वहीं। देखेंगे समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। केवल सामान्य बच्चे, केवल दिव्यांग बच्चे, सभी बच्चे चाहे वो शारीरिक मानसिक या सामाजिक रूप से भिन्न हो। ठीक है, ये हो सकता है। केवल मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे नहीं होगा। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। समावेशी शिक्षा का मतलब आप समझ लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा का पालन करने वाला विद्यालय कैसा होता है। केवल सामान्य बच्चों के लिए, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने वाला, विशेष शिक्षकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम वाला। ये तीनों तो नहीं होगा भाई, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ हम जान चुके हैं। अब हम भूले नहीं रहे, हम भी पढ़े लिखे हैं अब, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं उमंग PSC एकेडमी में। ठीक है, बोल रहे हो बेटा, खुश हो रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो,
24 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक समानता, केवल शैक्षिक प्रगति, विशेष बच्चों की अलग कक्षाएं, सामान्य शिक्षण प्रणाली का पालन। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही क्या लग रहा है? सामाजिक समानता, क्योंकि मैं जो वर्ड यूज़ किया हूँ पीछे, गरीब अमीर दिव्यांग सामान्य, ठीक है, एक समाज का हिस्सा है। सामाजिक जो समानता के आधार पर ये समावेशी शिक्षा आधारित है। ठीक है भाई, 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रथागत विधि, विशेष शिक्षा विधि, सहयोगात्मक शिक्षण विधि या प्रत्यक्ष शिक्षा विधि। 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक शिक्षण विधि। आगे देखें, समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षकों का वेतन। शिक्षकों का वेतन है क्या, बताओ? बच्चों के शारीरिक क्षमता, बच्चों के विविध आवश्यकताओं का समायोजन, शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन। क्या हो जाएगा 27 नंबर का? बोलो बोलो। हाँ, सही बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की विविध आवश्यकताओं का समायोजन। ठीक है, समावेशी शिक्षा में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? 28 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उन्हें सामान्य कक्षा में समायोजित किया जाए। कुछ एक क्वेश्चन फास्ट हो जाए तो कोई गल नहीं, थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सेम टाइप से क्वेश्चन आएगा यार, इसमें थोड़ा सा जल्दी भगाते, एक क्वेश्चन बस और आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में कक्षा में विविधता का क्या महत्व है? केवल विशेष छात्रों को शिक्षा देना। अरे फिर से भाई, एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ लो और बार बार क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके में। वैसे भी 10 क्वेश्चन आना है, तो ये तो नहीं है कि ये 10 प्रकार का सेम टाइप से आ रहा वैसा आएगा, ऐसा नहीं रहेगा, एक आध क्वेश्चन आएगा उसमें से। ठीक है, समावेशी शिक्षा 1 या 2। उसके बाद सृजनात्मकता और व्यक्तिक भिन्नता, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। सब टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का ये। ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं भाई, जब तक इसका मीनिंग नहीं समझोगे क्वेश्चन बस सुरट्टा मारते जाओगे, मतलब होगा नहीं। सृजनात्मक प्रवृत्ति का कैसे आदमी को बोला जाता है? कौन सा आदमी सृजनात्मक रहेगा? जिसका जो माइंड है वो नई नई चीज़ों को सीखता हो, यूनिक विचार जिसके माइंड में आता हो, यूनिक मतलब और उस टाइप का विचार नहीं आए किसी को। ठीक है, तो सृजनात्मकता कौन रहेगा? न्यू और यूनिक थॉट जिनके पास रहे। ठीक है, कौन रहेगा? सृजनात्मकता का मतलब क्या रहेगा? न्यू एंड यूनिक थॉट्स। ठीक है भाई, नई और जो अद्वितीय विचार को ही क्या बोला जाता है? सृजनात्मकता। लिख देता हूँ, नई और अद्वितीय विचार को क्या बोला जाता है? आपके सृजनात्मकता। अब देखेंगे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बन जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा एकदम आए बाएँ दुनिया भर के वैज्ञानिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि वाले उसमें है भर भर के वैज्ञानिक, उसको पढ़ो। बाकी हर जगह इसने उसने कौन सा कहा, किसने क्या कहा, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा। इतने सारे तो है लोगों का कोटेशन या कथन। देखेंगे सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सामान्य सोच, पूर्वानुमानित दृष्टिकोण, नवीन और अद्वितीय विचार, अन्य लोगों की नकल करना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवीन और अद्वितीय विचार बताया हूँ, ऊपर देख लेंगे यहाँ। फिर देखेंगे व्यक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? सभी व्यक्तियों के सामान्य गुण, प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय विशेषता और गुण, समाज के सभी व्यक्तियों की समानता, केवल शारीरिक भिन्नता। ऑप्शन सही डले हुए हैं, ज़्यादा इसमें हेरफेर नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक व्यक्ति का क्या रहेगा? एक अद्वितीय विशेषता और गुण रहेगा। ठीक है, यूनिक क्वालिटी रहेगा लोगों के बीच। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? कठोर नियम और नियंत्रण, उच्च स्तर की स्वतंत्रता और खुलापन, सीमित संसाधन, केवल पारंपरिक शिक्षण विधियाँ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उच्च स्तर की स्वतंत्रता और खुलापन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि उसमें बाकी में सब नेगेटिव चीज़ दिया हुआ है, एक ही में देख रहा है कि पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है। ऑप्शन आपको सरल लगे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा।
व्यक्तिक भिन्नता के किस पहलू को व्यक्तियों की समस्या समाधान व्यक्तिक भिन्नता के किस पहलू से व्यक्तियों की समस्या समाधान क्षमताओं में अंतर आता है? शारीरिक संरचना में, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में, जाति और धर्म में, शिक्षा की विधियां में। 34 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारा सिलेबस ही है ये। सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के बीच संबंध क्या है? सृजनात्मकता बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता अलग अलग क्षमताएं हैं। सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। बुद्धिमत्ता सृजनात्मकता का विकल्प है। बताइए भाई 35 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। व्यक्तिक भिन्नता के किस पहलू से किसी व्यक्ति की सामाजिक क्षमताएं प्रभावित होती? आयु से, शारीरिक क्षमता से, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषता से, सामाजिक स्थिति से। किससे भाई? बताइए 36 क्वेश्चन, सही आंसर क्या रहेगा? भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषता से। ठीक है, बाकी को कटमट कर दिया जाए। सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने वाले किस प्रकार का वातावरण अनुकूल होता है? अत्यधिक संरचित और नियमों से भरा हुआ, खुला और सहयोगी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक, सीमित और विशिष्ट। 37 क्या हो जाएगा? खुला और सहयोगी। व्यक्तिक भिन्नता की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो सीखने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है? सीखने की गति, वंशानुगत गुण, सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत प्रेरणा और रुचियाँ। 38 क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सही पकड़े, व्यक्तिगत प्रेरणा और रुचियाँ। सृजनात्मकता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? केवल सामान्य परीक्षण से, प्रदर्शन और प्रयोजना आधारित गतिविधियों के माध्यम से, केवल शैक्षिक परिणामों के आधार पर, सामाजिक व्यवहार के आधार पर। 39 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन और परियोजना आधारित गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेंगे भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग देखते नहीं हैं, इस कारण और ज़्यादा उस पर नहीं कर रहे डिस्कशन। ठीक है, सृजनात्मकता प्रभावित करने वाले प्रमुख बाहरी कारक कौन से हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, पारिवारिक संरचना या भौतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। ठीक, आपके आखिरी सब टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का निर्देशन और परामर्श, इसी में देख लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भाई परामर्श क्या होता है। कोई किसी के व्यक्तिगत समस्या है उसका समाधान करना। ठीक है, परामर्श कोई मेरे से मांगने आया, किसी को समस्या हो गया, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं उसे क्या दे रहा हूँ? परामर्श दे रहा हूँ। तो मेन जो फोकस रहेगा परामर्श में क्या रहेगा? व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, ये हो गया परामर्श का। निर्देशन का मतलब क्या होगा भाई? मेनली एजुकेशन वाला जो मुद्दा है उस पर डायरेक्शन देना। ठीक है, ये फिल्म मेकिंग वाला डायरेक्टर या निर्देशन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? आपके बाल मनोविज्ञान में एक प्रकार से शिक्षा पर केंद्रित मुद्दे हैं, उस पर निर्देशन देना, निर्देश देना शामिल रहेगा। ठीक है, जो बोला हूँ उसको गार्ड बांध के रख लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे यहाँ भी, और हॉस्टल वार्डन के पेपर जब दिलाने जाएंगे तब भी। ठीक है, परामर्श या काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल समस्या निदान, व्यक्तियों के व्यक्तिगत समस्याओं को समझना और समाधान देना, केवल शिक्षा पर ध्यान देना, केवल पारिवारिक मुद्दे को सुलझाना। अभी मैं क्या बताया भाई? जो उसके व्यक्तिगत समस्या है उसको समाधान देना, और उसे समझेगा तभी तो समाधान दे पाएगा। तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निर्देशन और परामर्श में मुख्य अंतर क्या है? बताया भाई, परामर्श क्या रहेगा? किसी के पर्सनल जो प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करना, पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। ठीक है, निर्देशन क्या रहेगा? एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस पर डायरेक्शन देना। ठीक है, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठ रहा है इसमें। 42 में ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है क्या? निर्देशन केवल शैक्षणिक मुद्दों पर केंद्रित होता है, जबकि परामर्श व्यक्तिगत समस्याओं पर। ठीक है, यही ऑप्शन लग रहा है भाई, पीछे बताया हूँ मैं, अभी भी बताया हूँ। परामर्श के दौरान सुनने की प्रक्रिया का क्या महत्व होता है? केवल समय की बर्बादी, यह व्यक्ति के समस्याओं की गहराई को समझने में मदद करता है, केवल संवाद को समाप्त करता है, या परामर्श को एक तरफा बनाता है। 43 क्वेश्चन, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यह व्यक्ति की समस्याओं की गहराई को समझने में मदद करता है। नीचे देख लेंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन। निदान और परामर्श में समस्या की परिभाषा कैसे की जाती है? केवल लक्षणों के आधार पर, व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के आधार पर, बाहरी पर्यावरण के आधार पर, सामाजिक मानदंडों के आधार पर। 44
4 ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, सोचिए पॉज करके। व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के आधार पर सही आंसर हो जाएगा। परामर्श के दौरान भावनात्मक समर्थन का क्या महत्व होता है? 45 क्या रहेगा? व्यक्ति को समझने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है भाई। ठीक है, परामर्श का मीनिंग समझा दिया हूँ, वो मीनिंग पकड़ लिए तो सारे क्वेश्चन बना लेंगे इसके। निर्देशन में कैरियर सलाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल नौकरी की तलाश में मदद, व्यक्तियों को उनके कैरियर विकल्पों और संभावनाओं को समझने में मदद करना, केवल पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, केवल शैक्षिक मार्गदर्शन देना। 46 ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों को उनके कैरियर विकल्पों और संभावनाओं को समझने में मदद करना। वीडियो में एंड तक बने रहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया नहीं है, आएगा भी वो। परामर्शदाता के लिए नैतिकता का क्या महत्व है? 47 थोड़ा सा स्पीड करें। यह परामर्शदाता को पेशेवर मानक बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए। 48 परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल निदान विस्तार, व्यक्ति की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में मदद करना, केवल विचारों की चर्चा करना, केवल सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करना। 48 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यक्ति की समस्याओं को समझना, उन्हें हल करने में मदद करना। पीछे बताया हूँ, एक सिद्धांत पढ़ो, सारे क्वेश्चन हल करो। निर्देशन और परामर्श में संबंध निर्माण का क्या महत्व है? 49 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझने और विश्वास बनाने में मदद करता है। 50 नंबर क्वेश्चन, परामर्श और निर्देशन का। परामर्श प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? केवल समस्या की सूची बनाना, सक्रिय सुनना और समझने की प्रक्रिया, केवल सुझाव देना, केवल शैक्षिक जानकारी प्रदान करना। 50 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। छात्रावास प्रबंधन 10 क्वेश्चन आएगा भाई, देख लेंगे। छात्रावास प्रबंधन में सुविधाओं का प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? केवल कमरे की सजावट, छात्रावास की वित्तीय स्थिति को सुधारना, छात्रों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना, केवल कर्मचारियों की समस्या को बढ़ाना। 51 बहुत इजी ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा? छात्रों की सभी आवश्यकता को पूरा करना। छात्रावास प्रबंधन में आयोजन और कार्यान्वयन का क्या महत्व होता है? ऑप्शन इजी रखे गए हैं भाई, ताकि आप मेन आंसर को पकड़ पाओ। 52 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। छात्रावास की सुविधा और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, छात्रावास प्रबंधन में सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल कर्मचारी की सुरक्षा, छात्रावास के वित्तीय प्रबंधन, छात्र और कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, केवल पर्यावरण संरक्षण। 53 क्या हो जाएगा? टाइम दिया जा रहा है आपको। ऑप्शन नंबर सी, छात्र और कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। छात्रावास के लिए स्वच्छता और हाइजीन प्रबंधन का क्या महत्व है? क्या हो जाएगा? 54 ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। देखेंगे छात्रावास प्रबंधन में संगठनात्मक संरचना का क्या महत्व होता है? 55 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट जिम्मेदारी और कार्य विभाजन। छात्रावास में मीडिया और संचार की भूमिका क्या होती है? केवल प्रचार के लिए, छात्रों के प्रबंधन के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करना, केवल बाहरी संचार के लिए, केवल दस्तावेजीकरण के लिए। अब देखो यहाँ पे केवल शब्द जोड़ दिया गया है ना, इस कारण आप लोग पकड़ लेंगे फट से, लेकिन इसको हटा दिया जाए तब कैसे करेंगे? जानबूझकर जोड़ा गया है क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा इसका डर खत्म हो सके। ठीक है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, दुनिया भर का पढ़ने का मत सोचो इसके ऊपर। ठीक है, जो मेन फोकस है मैथ्स और कंप्यूटर में रखो, इस पे जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करो। एकदम डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बाद में फिर पछताते रहेंगे। ठीक है, जैसे ACF में लोग पछता रहे थे, बहुत भारी मात्रा में एग्रीकल्चर पढ़ लिए थे और उसको आपके फॉरेस्ट वाले को पढ़ लिए थे, क्वेश्चन बना नहीं। ख़ास तौर पे जो नॉन बैकग्राउंड वाले हैं है ना, उनका टाइम पूरा वैसे ही ज़ाया हो गया। 57 छात्रावास के लिए नियम और नीतियों को क्यों लागू किया जाता है? 57 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्रावास के दैनिक संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए। छात्रावास प्रबंधन में समस्या निवारण की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल शब्द देख के ऐसे ही आप पकड़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इजी ही दिया गया भाई, केवल शब्द को हटा दो, वैसे नहीं पकड़ पाओगे फिर। ठीक, छात्रावास प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है? 59 ये भी इजी है, केवल शब्द क्योंकि दिख जा रहा है आपको तो।
ठीक है। छात्रावास प्रबंधन छात्रों की भागीदारी को क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? छात्रावास प्रबंधन का इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन लाने का। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल शब्द तो यहाँ दिख रहा है, आप ऐसे एलिमेंट कर दोगे। देख लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट अवेटेड आपके, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40 क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर के फॉर्म में, और जितने भी आपके नई शिक्षा नीति संबंधित जो चीज़ है सब चीज़ इसमें बता दिया गया है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1968 में। ठीक है, और इस समय किनके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा। ठीक है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और अभी जो आया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं भाई। नई एजुकेशन पॉलिसी घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू की जाएगी? 2021-22। अब कुछ कुछ तो लागू कर लिए, जैसे कर्नाटक है बहुत जल्दी लागू कर लिया, गुजरात वाले कुछ लागू कर लिए, अब ये छत्तीसगढ़ वाले अभी जो सत्र चल रहा है 2024-25 इसमें ये भी लागू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? 2024-25 सत्र में, मतलब इसी साल से लागू है। ठीक है, क्या किया जाएगा भाई? इंडिया लेवल में जितने भी बुक है सारे बच्चों के लिए एक समान रहेगा। एनसीईआरटी उसको तैयार कर रहा है, और क्या करेगा? 5+3+3+4 इस सिद्धांत पर रहेगा। 5 क्या रहेगा? आपके जो प्री प्राइमरी वाला रहेगा, और कक्षा पहली और दूसरी तक का रहेगा एजुकेशन। मेनली फोकस रहेगा बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का। स्थानीय भाषा मतलब जैसे बस्तर में कोई गोंडी बोल रहे हैं, हल्बी बोल रहे हैं, तो उस भाषा में उसको फोकस किया जाएगा एजुकेशन देने का। ठीक है, और इधर सरगुजिया बोला जा रहा है सरगुजा में, तो इसमें फोकस किया जाएगा, स्थानीय भाषा में मेनली फोकस किया जाएगा इस क्लास में। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5। ठीक है, भाषा ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा गणितीय वाला चीज़ भी इसमें ऐड करना शुरू हो जाएगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में। ठीक है, ये फाउंडेशन बेच कहलाएगा, ये आपका प्रीपरेटरी, और ये आपके मिडिल वाले हो जाएंगे, है ना, और ये सेकेंडरी वाले। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 6वीं, 7वीं और 8वीं। इंटर्नशिप वाला जो चीज़ है इसी 6वीं क्लास से शुरू हो जाएगा। मेनली फोकस किया जाएगा कोडिंग वोडिंग जो वाला चीज़ है इस पर। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, कोडिंग बहुत बड़ा गेम चेंजर है कोई भी कंट्री के लिए, तो 6वीं क्लास से बच्चों को सिखा दिया जाएगा मिडिल एज में। ठीक है, उसके बाद आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9, 10, 11, 12 स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा पहले से ही। अब उसके बाद ये नहीं रहेगा कि कोई आदमी कॉमर्स ले लिया तो मैथ्स नहीं ले पाएगा, मैथ्स ग्रुप को, साइंस ग्रुप को, ऐसा नहीं रहेगा। आर्ट्स लेने वाला बच्चा भी स्ट्रीम अपना चेंज करके साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। और भी बहुत सारे बदलाव होंगे। कोई स्पोर्ट में जाता है बच्चा तो उसका भी जोड़ा जाएगा उसको, है ना, और कोई बच्चा म्यूज़िक प्ले करता है तो उसका भी उसमें जोड़ा जाएगा। मतलब जो भी एजुकेशनल वाला उसका जो प्रगति पत्र बनेगा उसमें सभी चीज़ को उसका नंबर दिया जाएगा उसको। ठीक है, कॉलेज में भी वैसे कुछ रहेगा। 1 साल में बच्चा छोड़ता है तब भी उसको कुछ मिलेगा, 2 साल में छोड़ता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में छोड़ेगा तो उसको स्नातक का डिग्री मिल जाएगा। 4 साल का कोर्स है, 4 साल का पूरा कर लिया तो विशेष स्नातक की उपाधि उसको दिया जाएगा। ऐसा रहेगा, बहुत सारे बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में सब चीज़। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना है नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन 2020 का, तो मसौदा किसने तैयार किया है? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है भारत को जो संविधान बना उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, है ना। तो ड्राफ्ट तैयार किए, उससे पहले भी किसी ने उसका ड्राफ्टिंग का एक प्रकार से ड्राफ्टिंग का किया हुआ था, है ना। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई, भीमराव अंबेडकर जी इनका जो 1947 में अगस्त के महीने में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट करना मतलब उसको एक प्रकार से सही क्रम में, सही ऑर्डर में लगाना भाई। ठीक है, तो कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी? आपको बताना है। ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले एक जो ड्राफ्ट तैयार किया था कौन है भैया? वो नई शिक्षा नीति 2020 के किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? NHEB। ठीक है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई
सन सन 2000 को, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे, देख लेंगे इसको, डाउट क्लियर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखे थे, सेकंड नंबर का था वो, 34 साल बाद जो चेंज हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत रखा गया है? इतने आयु तक को रखा गया है। नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को 5 तक ख़त्म कर दिया गया है? बता रहा था थोड़ी देर पहले भाई, ख़त्म कर देने का मतलब इंग्लिश पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। जो स्थानीय भाषा है उस पर फोकस किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। स्थानीय भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज रहेगा, उसको आगे जाके वो बच्चा थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को, संस्कृत को और दूसरे फॉरेन लैंग्वेज है वो सब भी पढ़ सकेगा, ठीक है, 5वीं के बाद से। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में कराया जाएगा, ठीक है भाई। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, ये अगेन फिर रिपीटेड है, 5वीं तक का, 3 से 18 तक आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा प्रदान कब तक किया जाने का वो है? तो 2030 का, ठीक है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है भाई, देखेंगे आप लोग, प्रोटोकॉल हुआ था, जापान में हुआ था शायद ये प्रोटोकॉल, है ना। तो उसमें बोला गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, टोटल जो गोल रहेगा 17 है ना। उसमें से एक सभी तक समान शिक्षा मिलना चाहिए, गरीबी उन्मूलन होना चाहिए, ये सब है, ठीक है। और इसको कब तक प्राप्त करना? 2030 तक। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेगा, समावेशी शिक्षा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल में से एक है सभी तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, भुखमरी दूर होना चाहिए। किस वर्ग तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक, ठीक है। मेनली ये टारगेट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो गोल है उसको, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है भाई। शिक्षा मंत्रालय पहले क्या नाम था इसका, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। पहले शिक्षा मंत्रालय तो अभी अभी हुआ इसका नामकरण शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। उससे पहले इस मंत्रालय का नाम क्या था बताना है कमेंट बॉक्स में। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने % खर्च किया जाएगा? GDP का अभी मेरे हिसाब से 2-3% कुछ खर्चा करते होंगे, ठीक है। इसको बढ़ा के कितना किया जाएगा एजुकेशन पर, ठीक है, कितना किया जाएगा? 6%। समझ रहे हो भाई। मान लो किसी का GDP है 1 लाख का, 1 लाख करोड़ का, 1 लाख का थोड़ी GDP रहेगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ का है, और भी बहुत सारे रहते हैं जो छत्तीसगढ़ का 4-5 लाख करोड़ कुछ होगा, ठीक है। तो GDP, GSDP बोलेंगे स्टेट वाले को, GDP का कितना % हिस्सा खर्च करने का प्रावधान है भैया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% खर्चा करो शिक्षा में, बहुत ज़्यादा फोकस करो। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो हायर एजुकेशन वाला एक काउंसिल गठन किया जाएगा, ठीक है, HECI, ठीक है भाई। इसके अंतर्गत अब जो भी बड़े बड़े संस्था सबको एक में समाहित कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें मेडिकल और लॉ एजुकेशन जो भी विधि का पढ़ाई करते हैं, कानूनी शिक्षा, वो दोनों को अलग रखा गया है, अलग ही फील्ड का है करके, ठीक है। और बाकी सबके लिए एकल निकाय, एकल मतलब इंटीग्रेटेड जो रहेगा, सभी का समाधान किस निकाय के माध्यम से होगा? इस निकाय के माध्यम से होगा, ठीक है। 10+2 वाला पैटर्न चलता था पहले, अब कौन सा पैटर्न रहेगा? 5-3-3-4 बताया हूँ। जो प्री प्राइमरी वाला रहेगा वहाँ से कक्षा पहली दूसरी, और ये क्या रहेगा? तीसरी चौथी पाँचवीं, ये 6वीं 7वीं 8वीं, और ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। पीछे बता दिया हूँ कौन से फेज को क्या बोलते हैं और किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? ठीक है, बता रहा था मैं, इंटर्नशिप वाला जो चीज़ रहेगा कब से? कक्षा 6 से। इसी में कोडिंग वोडिंग को भी सिखाना शुरू कर दिया जाएगा कक्षा 6 से, ठीक है। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है? इतना तक कितने वर्ष तक कर दिया गया है, क्या पूछना चाह रहा भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करते हैं।
किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो ई पाठ्यक्रम के लिए आप देखेंगे अभी बहुत सारे पोर्टल बनाए गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। आपके दीक्षा पोर्टल हो जाएगा, आपके उमंग भी एक प्रकार से पोर्टल है गवर्नमेंट वाला ना, और वैसे आपका जादुई पिटारा का पोर्टल रहेगा, ठीक है। बहुत सारे पोर्टल बनाया जा रहा है, तो ई पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना है भाई। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1988। ये आपके जो दिया हुआ है सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा ना, शैक्षणिक नीति वाला एक दिया हुआ है, जो हॉस्टल वार्डन उसी में शामिल है, जो हॉस्टल वार्डन प्रबंधन है, खेल योगा उसी में दिया हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावा कुछ और पॉलिसी उसका आगे पीछे भी देख रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1987-88। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? 1995। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इग्नू बोला जाता है, स्थापना कब हुई? ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन रहेगा? कर्नाटक। कब लागू किया? अगस्त 20, ठीक है। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? द्वितीय शिक्षा नीति में। पीछे पढ़े हुए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर, ठीक है। और देखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। स्कूली शिक्षा को तो 4 स्तर पर बांटा गया है ना, ये फाउंडेशन स्तर हो जाएगा, आपके 4 स्तर कर लेना, ठीक है। फाउंडेशन स्तर हो जाएगा, प्रीपेटरी हो जाएगा। फाउंडेशन स्तर में कितना था? ये 5 + 3 + 3 + 4 ये था ना भाई, तो 4 हो जाएगा। ये कक्षा पहली दूसरी और उससे पहले वाला जो स्कूल पढ़ेंगे उसके लिए, और तीसरी चौथी पाँचवीं के लिए हो जाएगा, और फिर ये 6वीं 7वीं 8वीं और ये 9वीं से 12वीं के लिए, ठीक है। 4 स्तर पर बांटा गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? के कस्तूरीरंगन, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETF। नई शिक्षा नीति के किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? CABE। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार आया है भाई। एक इंदिरा गांधी के काल में, ये राजीव गांधी जी के काल में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के काल में 20 वाला जो आया है, ठीक है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? 92 में बदलाव किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया? अरे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या आपको? ठीक। और क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? नई शिक्षा नीति में 40 में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा था, एक का तो यहाँ मिल गया, दूसरा का आंसर आपको देना है, ठीक। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं अभी हॉस्टल वार्डन और CG व्यापम के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।